हमारे कैपिटल बजटिंग के जो लास्ट यूनिट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक सवाल हमेशा आता है, वो है परियोजना नियोजन एवं साध्यता अध्ययन। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो परियोजना जो नियोजन है उसमें से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। और परियोजना नियोजन जो है उसमें भी परियोजना का जो मूल्यांकन करने की जो विधियाँ हैं वो विधियों में से किसी पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो ये परियोजना मूल्यांकन की जो विधियाँ हैं वो विधियाँ वही विधियाँ हैं इसमें जो कि आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत कैपिटल बजटिंग में पढ़ी थी। क्योंकि जो परियोजना होती है वो कुछ सालों की होती है, 5 साल, 4 साल, 10 साल, और उस परियोजना में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है या जो धन लगाया जाता है वो धन लगाने से हमको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसका आकलन हमें पहले ही कर लेते हैं। इसलिए इसको हम परियोजना नियोजन कहते हैं, यानी प्लानिंग, जिसे कहते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग। कोई प्रोजेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट से हमें जो है वो मान लीजिए 10 साल तक फ़ायदा होगा या 5 तक हो गया। तो इसकी जो हम प्लानिंग करते हैं कि क्या जो है शुरू शुरू में हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और फिर उसके बाद में क्या रेगुलर इन्वेस्टमेंट होगा और क्या हमको इससे इनकम होगी। जैसे मान लीजिए किसी को राजस्थान में 500 200 किलोमीटर की रोड बनाने का और उसको मेंटेन करने का प्रोजेक्ट मिलता है। तो 200 किलोमीटर की रोड बनाने पर जो खर्चा आएगा प्लस उस रोड से ये जो खर्चा है हम कितने सालों में वसूलेंगे। जैसे मान लीजिए 5 साल में वसूलेंगे, 6 साल में वसूलेंगे, 10 साल में वसूलेंगे। जैसे कि आपने जो है जो दिल्ली आगरा जो एक्सप्रेस हाईवे का नाम सुना होगा, तो वो एक्सप्रेस हाईवे बनाने में कई हज़ार करोड़ रुपए जो लगे हैं वो एक तरह का प्रोजेक्ट प्लान किया है किसी कंपनी ने, और उसके लिए जो धन उस कंपनी ने लगाया है, अब उस जो एक्सप्रेस हाईवे को हर दिन मेंटेन करने के लिए कितना पैसा लगेगा, प्रति महीने कितने साल, और उस एक्सप्रेस हाईवे पर जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं जिनमें खास तौर से टोल कलेक्शन है, टोल कलेक्शन के द्वारा हमें कितना धन प्रतिवर्ष मिलेगा, इन दोनों की प्लानिंग करके जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसे हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। और इस प्रोजेक्ट प्लानिंग के जो डिसीजन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। और ये हम देखते हैं कि ये हमारी एक्सपेक्टेड जो हम जो सोचते हैं कि इतनी इनकम होनी चाहिए उतनी इनकम होगी या नहीं होगी। अगर उतनी इनकम होती है तो हम प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे, नहीं तो प्रोजेक्ट को नहीं लेंगे। या हमारे पास अगर कई ऑप्शन उपलब्ध हों कि कौन सा प्रोजेक्ट लिया जाए, भाई आगरा एक्सप्रेस वाला लिया जाए या जयपुर दिल्ली लिया जाए या जयपुर आगरा वाला लिया जाए, तो फिर हम हर एक का अनुमान लगाएंगे। तो इसकी जो विभिन्न विधियां हैं उन विधियों में से जैसे कि वही कैपिटल बजटिंग वाली विधियां, पेबैक पीरियड मेथड, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, ROI जिसे बोलते हैं, तीसरा जो कि हम टाइम एडजस्टेड मेथड बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मेथड जिनको बोलते हैं। तो अभी मैंने ये पहला जो मेथड लिया है यहाँ पर पेबैक पीरियड मेथड, और इस पेबैक पीरियड मेथड में जो हमने ये 3 प्रोजेक्ट हैं ABC, और इनकी कॉस्ट दी हुई है 1 लाख रुपया, 140 और 1,40,000। और लाइफ जितने दिनों तक हमें इनसे प्रॉफिट मिलने वाला है वो है 10 साल, 12 साल, 14 साल। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, जो हमारे यहाँ टूल एंड प्लांट जो हमारे काम आएगा, जब 10 साल में प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारा टूल प्लांट हमारा पड़ा रहेगा जो हमें स्क्रैप के रूप में बेचना होगा। तीसरा, इससे एनुअल प्रॉफिट क्या होगा, और एनुअल प्रॉफिट जैसे कोई मशीन जो स्क्रैप वैल्यू में कोई मशीन, जैसे मान लीजिए हमने जनरेटर सेट लगाया, उसकी 10 साल की एक्सपेक्टेड वैल्यू है, 10 मतलब एक्सपेक्टेड लाइफ है, 10 साल बाद में वो जनरेटर सेट कबाड़ा हो जाएगा, फिर उसको हम बेचेंगे तो बेचने से जो मिलेगा वो स्क्रैप वैल्यू।
और एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,000, 12,000, 11,000। तो निश्चित रूप से हम इसमें क्या करेंगे कि जिस प्रोजेक्ट में हमको धन जल्दी से जल्दी वापस मिल जाएगा उसे ही हम अच्छा मानते हैं। तो देखिए इन तीनों में किस में मिलता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है उस कॉस्ट में हम जो एस्टिमेटेड जो नेट प्रॉफिट हमें मिलता है उसका भाग लगाते हैं, तो पता चल जाता है कि कितने दिन में मिलेगा। जैसे कि सिंपल तरीके से देखें तो यहाँ 1,00,000 रुपए की कॉस्ट है, 10,000 रुपये हर साल मिल रहे हैं, तो 10 साल में वापस हो जाएगा। पर ये ऐसा नहीं है, हम इसको थोड़ा बारीकी से देखते हैं कि ये एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि आफ्टर टैक्स के बाद में जो प्रॉफिट हमें मिलना है वही हमारे को इस संपत्ति की लागत को वापस करेगा। पर वास्तव में जो एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं तो इसमें हम डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट कर देते हैं, यानी डेप्रिसिएशन जो कि हमने हटा दिया है पर वो किसी को दिया नहीं है, हमारी कंपनी में ही है, तो वो रुपया भी एक तरह से हमको लाभ के रूप में मिल चुका है। तो जैसे डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे यहाँ पर कि 1,00,000 रुपए की जो प्लांट की कॉस्ट है उसमें 10,000 स्क्रैप वैल्यू निकल गई तो कितना रह गया 90,000 रुपया। तो 90,000 को जो 10 साल में राइट ऑफ करेंगे तो 9,000 रुपये एक साल का हो गया। और 10,000 रुपये हमें जो आफ्टर टैक्स के बाद में रुपया मिल रहा है, तो 10,000 में 9,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19,000 रुपये हमको इस ए से मिलेगा। इसी तरह से बी से हमको मिलेगा 22,000, सी से मिलेगा हमको जो है 20,000, और इसका हम जो है 1,00,000 1,00,000 में 19,000 का भाग लगाएंगे तो 5.26 वर्ष आएंगे। बी के में 1,40,000 में 22,000 का भाग लगाएंगे तो 6.36 ईयर्स मिलेंगे। और 1,40,000 में 20,000 का भाग लगाएंगे तो 1,54,000 सॉरी 1,40,000 में 20,000 का भाग लगाएंगे तो 7 साल में। तो हम देखते हैं कि इन तीनों प्रोजेक्ट में सबसे जो जल्दी धन हमें वापस मिलता है वो मिलता है ए प्रोजेक्ट में 5.26 साल में, यानी कि ये मान लीजिए कि 5.25 साल यानी 5 साल 4 महीने और 1-2 दिन 10 दिन के बाद में हमें पैसा मिल जाता है। तो इन तीनों प्रोजेक्ट में अगर पेबैक पीरियड मेथड को हम ध्यान रखें तो सबसे जो स्वीकार्य जो प्रोजेक्ट है वो है ए नंबर का, पहला ए वाला। और ये मेथड कब काम आता है, ऐसी परियोजनाओं के मूल्यांकन में काम आता है जहाँ पर कि जो हमारी तकनीक है वो बहुत ही जल्दी ऑब्सोलीट या अप्रचलित होने वाली है। जैसे मोबाइल में देख रहे हैं आप, इतने रोज़ तेज परिवर्तन आ रहे हैं, 2G 1G एंड्रॉयड और 5G ये आ रहे हैं, तो इनकी जो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से परिवर्तित हो रही है कि यहाँ पर हमारी जो मशीनें हैं वो 2-3 साल में ही पूरी तरह से कबाड़ा हो जाएंगी। तो जहाँ जिस परियोजना में जिस मशीन को खरीदने में जल्दी से जल्दी धन वापस मिले वही परियोजना हम स्वीकार करेंगे। इसके 1-2 मेथड जो संशोधन हैं वो और हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इस सवाल को आप करें और अगर आपके पास बुक है तो सवाल या इलस्ट्रेशन करने की कोशिश करें, बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ।